तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जी एडवांस 2021 का पेपर, जिसमें मैं सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 अभी अपलोड कर रहा हूं क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है एक साथ में, और दूसरी बार फिर मैं सेकंड वीडियो में इसका सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 डालूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले थोड़े से निर्देश हैं, आप पेन पेपर साथ में लेके बैठिए और जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। न्यूमेरिकल क्रैक करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई कर लें, अल्टीमेटली जो आपको एग्जाम में बैठ के करना है वो है न्यूमेरिकल को क्रैक करना। तो न्यूमेरिकल को हम सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करें कि न्यूमेरिकल हमसे इजीली और सॉल्व हो जाए, इजीली ना भी हो लेकिन सॉल्व हो जाए। तो न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको रीडिंग करना। रीडिंग का मतलब होता है वहां से डीकोडिंग करना, मतलब जो उसने इंग्लिश में लिखा हुआ है ना उसको अपने मतलब से और मैथमेटिकल फॉर्म में, और वो क्या कॉन्सेप्ट के बिहाइंड न्यूमेरिकल बेस्ड है ये वहां से निकालना। इसीलिए न्यूमेरिकल को पहली बार जब देखें तो एक बार पूरा रीड कर दें, उसके बाद सेकंड है डीकोडिंग। एक एक सेंटेंस पढ़िए, मतलब एक सेंटेंस फुल स्टॉप तक, वहां तक उसका मतलब समझिए, वहां से उसके मतलब निकालिए। डेटा है तो डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए, उससे आपका न्यूमेरिकल काफी इजी हो जाएगा। अब यह है वर्नियर कैलिपर का। इसने बोला है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी है, स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है मेन स्केल पर वो 0.1 सेंटीमीटर का है। तो मुझे पहली इंफॉर्मेशन मिली कि 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, 1 डिवीजन जो है मेन स्केल में वो कितने का है, 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर का है ना, 0.1 सेंटीमीटर का ये है, ठीक है जी। अब उसमें दिया गया है 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर करस्पॉन्ड टू 9 ऑफ द मेन स्केल। दैट मींस वर्नियर में डिविजन्स कितने हैं, डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल में कितने हैं, 10 डिवीजन। अब इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या करूं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे रीडिंग लेनी है, लीस्ट काउंट की। तो लीस्ट काउंट का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर। तो यह आ गया 0.01 सेंटीमीटर। मेरा पहला काम बिल्कुल आसानी से फिनिश हो गया इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से। इसको हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि लीस्ट काउंट की जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। अब वो बोल रहा है कि मैंने 2 डायग्राम क्वेश्चंस में गिवन है, एक लेफ्ट पर है एक राइट में है। जो लेफ्ट वाला डायग्राम है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट फिट नहीं है, सिर्फ वर्नियर कैलिपर लिया है एज इट इज विदाउट ऑब्जेक्ट, और उसके दोनों जॉस को मिला के रख दिया है। ये जैसे ऐसा है, ये दोनों जॉस को मिला के रख दिया है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि वर्नियर में जब कोई ऑब्जेक्ट फिट ना हो और दोनों जॉस को मिला के रखा जाए तो वर्नियर कैलिपर का 0, वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 आपस में कोरिलेट करना चाहिए, लेकिन यहां नहीं कर रहा है। दैट मींस दिस वर्नियर कैलिपर में एक 0 एरर आ चुकी है। अब आप कहेंगे 0 एरर 2 टाइप की होती हैं, तो ये कौन सी 0 एरर है, ये है नेगेटिव 0 एरर। जब वर्नियर का कैलिपर राइट हैंड साइड पे चले जाए मेन स्केल के 0 से तो वो होती है नेगेटिव 0 एरर। अब नेगेटिव 0 एरर हम निकालते कैसे हैं और जो मेन रीडिंग है उसमें करेक्शन कैसे करते हैं, अब आगे देखते हैं। अब कुछ देर के लिए भूल जाइए कि इसमें कोई भी करेक्शन की जरूरत थी। हमने पहले देखा कि भाई सेकंड डायग्राम जो है उसमें एक स्फीयर का है, सॉलिड स्फीयर, वो दोनों जॉस के बीच में लगाया हुआ है और इसकी डायमीटर मेजर कर रहे हैं। अभी हम भूल जाते हैं कि इसमें कोई भी एरर है। अगर ये करेक्ट है तो इसकी रीडिंग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। वी ऑल नो दैट जो डायमीटर आप मेजर कर रहे हो उस वर्नियर से, उसकी रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस LC इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल डिवीजन। इसमें मेन स्केल रीडिंग देखते हैं कितनी आ रही है, तो आप देखेंगे मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, यहां पर ये वाला वर्नियर का 0 यहां है, तो कितनी हो गई यहां पर रीडिंग 3.1 सेंटीमीटर। 3.1 सेंटीमीटर, एक डिवीजन 0.1 का है, 3 और 0.1, तो इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या आ गई 3.1 प्लस लीस्ट काउंट
मल्टीप्लाइड बाय वो वर्नियर स्केल का डिवीजन जो कंप्लीटली कॉरलेट कर रहा हो मेन स्केल से। तो हम देखते हैं इसमें सारे डिवीजन देखिए वर्नियर के, ये फर्स्ट वाला डिवीजन जो है ये कंप्लीटली उसके साथ कॉरलेट कर रहा है, ये वाला फर्स्ट डिवीजन। कई बच्चे इसमें सेकंड लेंगे, ये सेकंड मेन स्केल के लिए है, ये फर्स्ट डिवीजन है वर्नियर का। तो यहां पर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया 3.11 सेंटीमीटर। बाय द वे 3.11 एक डायग्राम ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर कई बच्चों को एरर की जानकारी नहीं होगी जो बहुत कम होगा तो वो इसको टिक कर देंगे। ऑप्शन बड़े चूज के सिलेक्ट किए जाते हैं जब पेपर डिजाइन होता है कि आप कहां कहां मिस्टेक कर सकते हो, वो सारा वो लेते हैं उसके केस में। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि हम भूल गए थे कोई एरर है और हमने इसका रीडिंग कैलकुलेट कर दिया। अगर इस वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं होती तो मेरा 3.11 सेंटीमीटर आंसर करेक्ट होता, लेकिन लेफ्ट हैंड वाला डायग्राम में हमें दिख गया है, हमने ऑलरेडी पकड़ लिया है कि इसमें नेगेटिव 0 एरर है, तो हमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो हमें एरर कैलकुलेट करनी पड़ती है। एरर का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू LC। n मतलब क्या होता है, वो वाला डायग्राम जब 0 से 0 कॉर्लेट करके रखा जाए विदाउट एनी ऑब्जेक्ट को फिट किए, दोनों जो उसको मिला के, तो उसमें देखा जाता है कौन सा वर्नियर का डिवीजन मेन स्केल से कॉर्लेट कर रहा है। तो इस डायग्राम में देखेंगे तो सारे डिवीजन में ये वाला डिवीजन है जो कंप्लीटली कॉर्लेट कर रहा है, और ये डिवीजन नंबर कौन सा है 6। तो मैंने यहां पर n की वैल्यू लिख दी 6, LC मेरे को ऑलरेडी पता है 0.01 सेंटीमीटर, तो मेरा आंसर कितना आ गया 0.06 सेंटीमीटर। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। अब यहां पर दूसरी गड़बड़ होने वाली है जो स्टूडेंट मोस्ट प्रोबेबली करने वाले हैं। 0 एरर नेगेटिव और 0 एरर पॉजिटिव में एक बेसिक डिफरेंस होता है। जब नेगेटिव 0 एरर होती है ना तो आपकी रीडिंग को वो कम कर देती है। तो उस केस में जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसके बाद वो कई लोग गलती करेंगे। कई लोग क्या करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला करेक्ट रीडिंग का कि करेक्ट रीडिंग अगर मुझे चाहिए, मतलब रीडिंग इस केस में डायमीटर है, तो करेक्ट डायमीटर अगर मुझे चाहिए तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है इनकरेक्ट रीडिंग का, मतलब इनकरेक्ट डायमीटर जो अपन ने पहले ही मेजर कर रखी है माइनस करेक्शन, जो भी उसमें करेक्शन आने वाला है। अब यहां पर डायरेक्टली कई स्टूडेंट 0.06 को ले लेंगे करेक्शन और यहां पे रख देंगे। सिंस इट इज अ नेगेटिव 0 एरर तो यहां पर माइनस साइन यूज करेंगे। वो माइनस साइन यूज करने के बाद जब वो करेंगे तो 3.11 माइनस माइनस ऑफ दिस तो प्लस हो जाएगा, तो उनका आंसर आ जाएगा 3.17 सेंटीमीटर, जो इंक्लूड किया गया है डी ऑप्शन में, कि जिससे आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगी अरे हाँ मेरा आंसर आ गया। लेकिन यह आंसर रॉन्ग है। कभी भी नेगेटिव एरर मिलती है तो करेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले एरर मैंने कैलकुलेट कर ली, और करेक्शन निकालने के लिए मुझे एक और स्टेप करना है। जो भी वर्नियर जो मेन स्केल का एक रीडिंग है जो कि यहां पर 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर एक डिवीजन की वैल्यू है, सबसे पहले उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए जो आपकी एरर आई हुई है -0.06, तो यहां पर आएगा 0.04 सेंटीमीटर। सिंस इट इज ए नेगेटिव एरर तो मुझे यहां पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो अब आया मेरा एक्चुअल करेक्शन फैक्टर। ये एरर थी, लेकिन जब भी 0 नेगेटिव एरर होगी तो आप डायरेक्टली एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जो हम 0 पॉजिटिव एरर में करते हैं। नेगेटिव एरर के लिए पहले उसको हमें 1 मेन स्केल डिवीजन से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और साइन पुट करना पड़ेगा नेगेटिव। अब मेरा लास्ट ऑप्शन रह गया है इनकरेक्ट रीडिंग 3.11 माइनस 0.04, इसको करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। अब मेरा आंसर आ गया विच इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन डिजाइन करते समय ध्यान रखा जाता है कि स्टूडेंट कौन कौन सी स्टेप में मिसकॉन्सेप्शन करेंगे और उसके कारण जो उनकी
आंसर रॉन्ग आएगा वो भी ऑप्शन में इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन बड़े ध्यान से बनाए जाते हैं जिससे कि आपकी गलतियां भी उसमें इंक्लूड की जाएं, है ना। तो आई होप आपको इस तरह समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। हाय स्टूडेंट, आप चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ये बहुत ही कॉमन सेंस का न्यूमेरिकल है। इसमें मुझे तो नहीं लगता किसी भी तरह की इक्वेशन या मैथमेटिकल करने की आपको कोई भी ज़रूरत है। इसमें सिंपली जो चीज़ दी हुई है, एक आइडियल गैस दिया हुआ है। मुझे बोला गया है एक आइडियल गैस है जिसमें 4 स्टेप साइकिल हो रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस से मेरा मतलब क्या हुआ, आइडियल गैस मतलब ये आइडियल गैस की इक्वेशन को पूरा फॉलो करेगी। दैट मीन्स PV/T इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। आइडियल गैस है और इसमें 4 स्टेप साइकिल दी हुई है जिसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम मुझे दिया हुआ है। अब वो ये पूछ रहा है आपको ये बताना है कि किस साइकिल में हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है। ठीक है जी। इस डायग्राम में 1 2 3 4 साइकिल्स दी हुई हैं। इनमें से कौन सी साइकिल्स में हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि कभी भी हीट एब्जॉर्ब्ड होगा, अगर हीट एब्जॉर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली गैस का टेम्परेचर राइज होगा। तो दैट मींस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हमें निकालना है किस साइकिल में ऐसा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट लेके चलते हैं और दूसरे का देखते हैं वेरिएशन कैसा हो रहा है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट साइकिल में देखा। अब फर्स्ट साइकिल में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो फर्स्ट साइकिल में क्या हो रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। वी नो द चार्ल्स लॉ फॉर द आइडियल गैस। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट साइकिल में देखते हैं वॉल्यूम की पहली रीडिंग यहां है और नेक्स्ट रीडिंग यहां है क्योंकि एरो इस तरह से दिया हुआ है। दैट मींस वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस फर्स्ट साइकिल इज करेक्ट। तो फर्स्ट साइकिल तो करेक्ट आ गई। अब देखते हैं सेकंड साइकिल में। सेकंड साइकिल में क्या हो रहा है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट है। देख लो आप, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर पहले हायर वैल्यू पे था यहां, अब उसके बाद यहां आ गया है। लेकिन हम सबको पता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो आइडियल गैस में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रेशर भी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन जो 2 साइकिल में नहीं हो रहा है। लेकिन उसके अपोजिट साइकिल में देखें उसमें भी वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस सेकंड साइकिल इज रॉन्ग बट फोर्थ साइकिल इज करेक्ट। थर्ड साइकिल में भी यही चीज है। थर्ड साइकिल में देखेंगे प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है विच इज रॉन्ग, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो आई होप आप इसको बिना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन के कैलकुलेशन के कॉमन सेंस से कर सकते हैं। दैट फर्स्ट एंड फोर्थ साइकिल इज करेक्ट। ठीक है जी। तो मैंने सिर्फ इसमें चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ जो आइडियल गैस फॉलो करती है वो लगा के किया हुआ है। ठीक है जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है रे ऑप्टिक्स से। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के कई सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव में आता है पता नहीं लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, जबकि ये न्यूमेरिकल सबसे सिंपलेस्ट वन है। इसमें आपको सीरीज वाइज कैलकुलेशन करते जाना है। आपको कोई और ट्रिक, मतलब कई बार होता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आप थिंकिंग में ही फंस जाते हो कि ये करूं या ये करूं या ये सही रहेगा, लेकिन इस न्यूमेरिकल एक एग्जांपल है। इस न्यूमेरिकल में कोई भी चतुराई नहीं है। ये सिंपली आपको जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसी पे बेस्ड है। तो आई थिंक, मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों का रॉन्ग हुआ होगा। ठीक है जी। तो अब इसको डिस्कस करते हैं और इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमेशा बिगेस्ट हिंट होती है और उसका एक एक स्टेटमेंट हमें बहुत इंपॉर्टेंटली उसके एक एक फुल स्टॉप तक ही पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं अपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय।
अब एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिया है पॉइंट O पर, जो L1 कॉन्वेक्स लेंस से उससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। उस कॉन्वेक्स लेंस L1 के पीछे एक कॉन्केव लेंस भी रखा है, वो भी 10 सेंटीमीटर पर रखा है फ्रॉम दिस कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इन दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर का ही है। अब उसने पूछा है, अच्छा उसने ये बात भी बोली है कि ये लेंस में जितनी कर्व्ड सरफेसेस हैं 1 और 2 और इस लेंस की, इन सारी कर्व्ड सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल सेम है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है। साइन कन्वेंशन हमें रखना पड़ेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सबका सेम है। दैट मीन्स वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहा है दोनों की सेम है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है इन बोथ द लेंसेज? 20 सेंटीमीटर। ये मैग्नीट्यूड है, मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं क्वेश्चन से कॉपी करके, जब हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन वहां लगाएंगे। और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, विच इज गिवन एज 1.5, है ना। तो अब हमें इस कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मुझे दोनों की फोकल लेंथ निकालनी होगी। अब एक बहुत मजेदार बात समझते हैं, सबको पता है फोकल लेंथ निकालने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज दिस म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस सारी क्वांटिटी साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं। अब मुझे इस डेटा में दो क्वांटिटीज ने दी हैं, दोनों के लिए सेम है, इससे मेरा टाइम सेव हो गया। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम भी सेव कर दिया क्वेश्चन ने, क्योंकि एक ही कैलकुलेशन से दोनों का फोकस का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ का। सिर्फ साइन का फर्क आएगा, कॉन्वेक्स लेंस में आप प्लस में लिख देना, कॉन्केव लेंस में माइनस में लिख देना, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो वैसा ही हम यहां करते हैं। तो मैंने 1/f में डेटा रखा, म्यू माइनस 1 मतलब 1.5 माइनस 1। ये दोनों जब कॉन्वेक्स लेंस में लगेंगे तो पहला वाला सरफेस जो है उसकी रेडियस राइट हैंड की तरफ है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, जबकि सेकंड वाले सरफेस की नेगेटिव है, तो नेगेटिव में रखना पड़ेगी। नेगेटिव में रखेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा, और दोनों r मिला के 2/r आ जाएगा, विच इज 2/20 सेंटीमीटर। मैं फिर आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, इस न्यूमेरिकल में इस वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है, तो यहां पर बीच में पॉजिटिव आ जाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 0.5 इंटू 1/10, तो ये कितना हो गया 1/20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। ये तो आई L1 की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो मैं यहां लिख देता हूं F1 इक्वल टू 20, F2 भी 20 होगा लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है, उसने मैग्नीट्यूड बना के हमको दिया हुआ था। अब मेरा पहला काम हो गया। अब मैं लेंस L1 के लिए कैलकुलेशन करता हूं, तो लेंस L1 के लिए डेटा क्या है, U दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ मुझे ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिया है +20 सेंटीमीटर। तो मेरा लेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं -1/u, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/10 इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ। तो 1/v क्या हो गया 1/20 माइनस 1/10, एलसीएम लेके हम करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/20, तो v जो आ गया -20 सेंटीमीटर आ गया। मतलब L1 वाले लेंस ने v नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस वर्चुअल इमेज बनी है लेफ्ट हैंड साइड पे ही बनी है। तो इमेज कहीं ऐसी बनी हुई है, मैं इसको रब कर लेता हूं उसको दिखाने के लिए। तो इमेज भी ऐसी बनी है कहीं जाकर, यहां से उसका डिस्टेंस जो है इमेज का, ये इमेज है, इसका डिस्टेंस आ गया है 20 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि ये नेगेटिव है। अब ये एक कॉमन सेंस भी लगाते हैं हमने इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट की तो 20 सेंटीमीटर आई, ऑब्जेक्ट कहां रखा है 10 सेंटीमीटर पर, दैट मींस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, डेफिनेटली लेफ्ट पे आने वाली थी क्योंकि ये वर्चुअल इमेज रहेगी। कॉन्वेक्स लेंस में यही अकेला केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस कॉन्सेप्ट को बताने का जो रीजन है वो ये है कि आप एश्योर हो जाओ एग्जाम में कि हम सही कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस भी थोड़ा थोड़ा लगाते रहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर आप एश्योर हो जाते हैं कि यस कॉन्फिडेंटली यहां तक मेरा करेक्ट है, तो आगे बढ़ते हैं।
अब इसकी मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, m1 नाम देके इसको, तो m1 क्या आ जाएगा, v अपॉन u, v कितना है -20, u कितना है -10, कितना आ गया 2। भैया पहला काम हो गया, m1 मैंने निकाल लिया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ, मेरा काम खत्म। अब मुझे L2 के लिए कैलकुलेट करना है, तो जब मैं L2 के लिए कैलकुलेट करूंगा तो L2 के लिए मैं पहले डेटा लिखूंगा, तो U कितना होगा L2 के लिए, यहां पर है और इमेज जो L2 के लिए बनेगी ऑब्जेक्ट, तो 10 प्लस ये 30 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो U कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है -20 सेंटीमीटर। अब सिर्फ फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना रह गया है, 1/v माइनस 1/u, तो ये +1/30 हो जाएगा इक्वल टू -1/20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/20 माइनस 1/30, एलसीएम लेंगे 60 आएगा, -3 -2 -5/60 यानी -1/12। तो v क्या आ गया इसमें, -12 सेंटीमीटर। कितना इजीली कैलकुलेशन हो गया। जब ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो भैया ये भी ध्यान रखना कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं कर दो, क्योंकि सब कुछ सही होने के बाद अगर कैलकुलेशन इधर उधर हो गई तो भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और ऐसे केसेस में जब आपको आता है और आपका कैलकुलेशन की वजह से आंसर रॉन्ग हो जाए, बहुत दुख होता है। तो चलिए m2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू v अपॉन u। v कितना है -12, u कितना था -30, कितना आ गया ये 6 2 6 5 यानी 0.4। अब सबको पता है कभी भी लेंसेज कॉम्बिनेशन में रखे जाएंगे तो मैग्निफिकेशन जो मिला के पूरे कॉम्बिनेशन की होगी वो सबका मल्टीप्लाई करने से ही आएगा। तो दो लेंसेज हैं m1 इंटू m2 गिव यू द टोटल मैग्निफिकेशन। m1 था हमारा, हाईलाइट किया था 2, m2 आया 0.4, तो मैंने कितना आंसर लगा दिया 0.8 आ गया। बॉस बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया और मुझे आराम से शांति मिल गई। आपको भी मिलेगी जब आप इतने अच्छे से कैलकुलेशन और इतने अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके वो सारी हिंट को खींच लेंगे और उसको यूज करेंगे कॉन्फिडेंटली, जब आप कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले में पक्के रहेंगे। ये क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है हमारा न्यूक्लियाई से, फिजिक्स की न्यूक्लियाई से। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी चालाकी की गई है वो आप स्टूडेंट जो एग्जाम हॉल में सोचेंगे, कोई अल्फा डिके की इक्वेशन लगाएगा लैम्डा वाली, कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियाई लगाएगा। इस तरह से कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रॉन्ग करने वाले हैं। जब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो ना लेकिन ट्विस्टेड हो तो उसमें रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ एमसीक्यू। एक छोटा सा डाइवर्जन आपने लिया थिंकिंग में और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल थिंकिंग से सॉल्व करना है। एक हैवी न्यूक्लियस है Q, ठीक है जी। सबसे पहली बात, न्यूक्लियाई की एक मास्टर पॉइंट आप हमेशा याद रखिए, अल्फा पार्टिकल हमेशा एज पर द गेमोम्स थ्योरी न्यूक्लियस में बने हुए रहते हैं, ठीक है, और इनके निकलने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है जनरली। लेकिन यहां ऐसा नहीं दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 60% दी है बीटा डिके की। दैट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि अगर पार्टिकल 4 हैं तो चारों की चारों डिके नहीं होंगे, उनमें से सिर्फ 60% ही डिके होगा, बिकॉज उनका प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है, 60% है। तो डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं एंड नॉट नाम देते हैं उसको 1000 दी गई है, 1000 ही है, और इसका हाफ लाइफ का टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स, और जो टाइम में हमसे पूछा गया है वो है 1 आवर। 1 आवर मीन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 3 हाफ लाइफ निकल चुकी है इसकी, क्योंकि एक हाफ लाइफ है 20 मिनट्स की। तो यहां पर एक फैक्टर आपको मैं देता हूं n, जो होता है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स।
कितनी हाफ लाइफ निकल चुकी हैं। इस केस में वो किसके इक्वल है, 3 के। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ अल्फा डिकेज ऑफ क्यू। 3 हाफ लाइफ में कितने बार अल्फा डिके होगा। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा डिके निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ अल्फा डिके निकालने के लिए आज के बाद आप फॉर्मूला याद रखिएगा, n नॉट 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। ये n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये फॉर्मूला आप संभाल के याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन में यही काम आता है। n नॉट मतलब ओरिजिनल न्यूक्लियाई। अब मैंने यहां पर 1000 रख दिया, 1 माइनस 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 होता है 8, 1 माइनस 1/8 7/8 आ जाएगा। तो ये हो गया 1000 इंटू 7/8। ठीक है जी। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी 100% होती तो इतने सारे अल्फा डिके पॉसिबल थे, बट ओनली 60% की प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल में अल्फा डिके जो होगा वो इसका 60% ही होगा। तो 60% मतलब 60/100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल करने के आप मैथमेटिक्स आप खुद कर सकते हैं। तो ये क्या बचेगा, 600 इंटू 7/8, 7 6 42, 100/8, 8 5 42 बचे, 8 2 16, 4 बचा 525। यहां ये आंसर करेक्ट आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन में मैं जो सेकंड डेटा दे रखा है, बीटा डिके की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 40%। अब मैं इसका तो कहीं यूज किया ही नहीं हूं, तो ये क्वेश्चन में क्यों दिया गया है? क्या कोई ऑल्टरनेट वे है इसको सॉल्व करने के लिए विद द हेल्प ऑफ बीटा डिके ऑल्सो, या फिर वो एक ऐसा डेटा है जो हमारे लिए इररिलेवेंट है? तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी है आप जो जनरल फॉर्मूले दिए जाते हैं, रेट ऑफ डिके, डिके कांस्टेंट, उसमें ना फंसते हुए डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ अल्फा डिके का जो मैंने फॉर्मूला दिया है वो आप हमेशा याद रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मुझे इस कंफ्यूजन का आंसर जरूर देना, बीटा डिके का प्रोबेबिलिटी क्यों दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन से। एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया फ्रॉम ए पॉइंट O ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। पहला स्टेटमेंट, जब भी 45 डिग्री दिया हो ना एंगल, तो सबसे बड़ी खुशी होती है क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल से लो या वर्टिकल से लो, दोनों इक्वल होते हैं। तो जो माइन्यूट मिस्टेक है कभी कभी जल्दबाजी में कि यार वर्टिकल से दिया था हॉरिजॉन्टल से ले गया, तो डोंट वरी, 45 डिग्री इज ए लकी फिगर। तो आप किसी भी डायरेक्शन से लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब भैया ये है आपका ग्राउंड, ये है पॉइंट O, यहां से उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया इस तरह से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। दिया वर्टिकल से है लेकिन हॉरिजॉन्टल से भी 45 ही होगा, एंड विथ ए स्पीड 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल स्पीड दी हुई है 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको तुरंत दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ux और uy। तो ux कितना हो जाएगा, दोनों ही सेम होंगे क्योंकि sin 45 और cos 45 दोनों ही सेम होते हैं। 1/√2 का मल्टीप्लाई होगा तो ux भी 5 हो गया और uy भी 5 हो गया। ठीक है जी। अब वो क्या बोल रहा है, देखिए मैं हमेशा स्टेटमेंट पढ़ता हूं, उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूं, फिर जाता हूं। यस ऑफ कोर्स, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो पहली नजर में क्वेश्चन को पूरा एक बार देख लीजिए। उसके बाद जब आपको सॉल्व करना है तो एक एक स्टेटमेंट, एक एक फुल स्टॉप तक लेके ही उसका डेटा या उसका मीनिंग या उसमें कोई शॉर्ट हिंट दे रखी है तभी आपको पता लगेगी। तो पहली लाइन के बाद बोल रहा है प्रोजेक्टाइल जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है अपनी ट्रेजेक्टरी में। अब प्रोजेक्टाइल जब फायर किया जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, ये पहुंच गया हाईएस्ट पॉइंट पर, ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ये है उसका हाईएस्ट पॉइंट। इसके बाद वो डिक्लाइन होकर वापस ग्राउंड पे आएगा। अब जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो वो दो पार्ट में, और वो दोनों पार्ट इक्वल हैं, दो इक्वल पार्ट में। मतलब अगर यहां पे इस पार्टिकल का मास कैपिटल M ले लिया जाता तो यहां से दो पार्ट हो जाते पार्टिकल के m/2 और m/2 के।
वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया एट द हाईएस्ट पॉइंट। एक पार्ट जो है वर्टिकली डाउन आ गया ग्राउंड में 0.5 सेकेंड्स में। तो यहां से दो पार्ट हुए, एक m/2 का पार्ट डायरेक्टली नीचे उतर आया, यहां आके गिर गया और इसने कितना टाइम लिया 0.5 सेकेंड्स। और दूसरा पार्ट एंड द अदर पार्ट ने t सेकेंड लिया और फिर वो फॉल हुआ ग्राउंड पे एट ए डिस्टेंस ऑफ x। दूसरा पार्ट ऐसे चला आया, वो यहां आके गिरा है, ये दूसरा वाला पार्ट है। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट था m/2 का। दोनों इक्वल पार्ट थे तो मैंने m/2 कर दिया। और उसने बोला इस पार्ट जो आके ग्राउंड पे गिरा है वो गिरा है x डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O। तो ये जो डिस्टेंस आपको लेना है, ये x जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का O से ही लेना है आपको। अब एज पर द क्वेश्चन मुझे वैल्यू ऑफ t और वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो सबसे पहला पार्ट वैल्यू ऑफ t के लिए मैं अपने कई लेक्चर्स में, अपने कई शॉर्ट ट्रिक्स में, कई शॉर्ट्स में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल का, वो बार बार बता चुका हूं। कोई भी पार्टिकल हो, अगर आप ये ग्राउंड है, ये वर्टिकल हाइट से कोई भी पार्टिकल हो, उसको कितनी भी इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए हॉरिजॉन्टली, या फिर उसको ऐसे ही थ्रो कर दिया जाए, उसको नीचे ग्राउंड में टच करने का टाइम सभी पार्टिकल का इक्वल होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक पार्टिकल को 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका हॉरिजॉन्टल स्पीड, दूसरे को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तीसरे को 15 से फेंका, तो ये 5 वाला आया, ये 10 वाला आया, ये 15 वाला आया, और जिसको सिर्फ ऊपर से छोड़ दिया गया ये वो आया। ये सारे लोग जब ग्राउंड पे टच करेंगे इनकी टाइम ऑफ फ्लाइट रिमेन सेम। अगर इसको टाइम t लगा है तो इसको भी t लगेगा, इसको भी t लगेगा, इसको भी t लगेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है टाइम ऑफ फ्लाइट का जब आप इस तरीके से फेंकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप हमेशा याद रखिए, ठीक है जी। अब इनमें हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा, तो ये कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिए। इस कॉन्सेप्ट से ही हमारा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है तो पहले पार्ट में जो टाइम लिया वो है 0.5 सेकेंड। अब दूसरा जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिफरेंट है लेकिन एज पर दिस कॉन्सेप्ट उसके लिए भी टाइम वही रहेगा जो पहले पार्टिकल ने लिया है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए तो मुझे पेन पेपर उठाना भी नहीं पड़ा, पेन से कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली दिस कॉन्सेप्ट से मेरा आंसर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से याद रखें। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब जहां ये पार्टिकल आके गिरा है मैं इसको यहां से यहां तक y ले लेता हूं, ठीक है जी। अब मैंने y क्यों लिया, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे अब m/2 वाले पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट होने वाली है। क्यों बताता हूं। यहां से जब ये निकला है इसकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी 5√2। ऑफ कोर्स प्रोजेक्टाइल में आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, बराबर बात है, लेकिन तब जब ये पार्टिकल पूरा की पूरा m मास का होता, लेकिन ये पार्टिकल m/2 मास का हो गया है, इसलिए वो सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैरी नहीं कर पाएगा। यही कई लोग मिस्टेक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि बात भी सही है कि हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचती है, वो है हॉरिजॉन्टल, और वो बिल्कुल सेम रहती है ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के, है ना। लेकिन यहां पे कैच क्या है, मास डिफरेंट होने के कारण वो वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी। कैसे, अब आप देखिए जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, कोई एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होता है। दैट मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है, 0 होती है। दैट मींस हॉरिजॉन्टल का मोमेंट कंजर्व्ड है। दैट मींस px इज कंजर्व्ड, उसका कोई चेंज नहीं होगा। तो px इनिशियली क्या था, m इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी उसकी 5 इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचा तो उसका मास है m/2 और उसकी वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। vx दे देता हूं उसको मैं नाम,
तो मेरा Vx क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। बस यही दिक्कत थी। हो सकता है कई बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते, वो डायरेक्टली इसको 5 ले लेते और वहीं पे गड़बड़ हो जाती थी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऐसी गड़बड़ होने के। लेकिन आप ध्यान रखिए वो पार्टिकल का मास डिफरेंट हो गया है ओरिजिनल पार्टिकल से, दैट्स व्हाई वो वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैरी नहीं कर पाएगा। तो मैं उसको मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल लेता हूं। अब मेरे पास u आ गया। अब मुझे y कैलकुलेट करना है। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड जो कि 10 है इनटू टाइम मैंने कैलकुलेट कर लिया है 0.5। तो मेरा y कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 आ गया मेरा 5 मीटर। फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे दिया। लेकिन मुझे तो x निकालना है, x के लिए ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस तो रेंज का 1/2 है ना, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट की लाइन है। तो जो भी इसकी रेंज होती, अगर ये पूरा जाता तो उसका 1/2 होता। तो इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी नो दैट u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इसमें साइन 90 हो जाएगा, ये 2 इंटू 45 1 हो गया। u स्क्वायर कितना है, u इनिशियल वाला लेना है ना 5√2, तो इट विल बिकम 50 अपॉन 10 that is equal to 5√2 25 into 2 50 upon 10 that is equal to 5। इसका हाफ करेंगे r/2 तो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। तो अब मुझे x कैलकुलेट करने के लिए कौन रोक सकता है भाई, इतना सारा कैलकुलेशन कर दिया। r/2 यानी 2.5 प्लस y यानी 5, आंसर आ गया मेरा 7.5 मीटर। मुझे सेकंड ऑप्शन भी मिल गया है, सेकंड का आंसर भी मिल गया 7.5 मीटर। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कितना इजीली सॉल्व कर दिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर आप तो टीचर हो, आप कर सकते हो। एग्जाम हॉल में जिस पीयर प्रेशर में हम बैठते हैं उस पीयर प्रेशर में ये कैसे इतनी जल्दी होगा। तो भैया ऐसा है, बहुत सारे लोग उस पीयर प्रेशर में फुल भी स्कोर कर लेते हैं, 70% भी ले आते हैं। डिफरेंस इज ओनली दैट आपका एटीट्यूड। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह पता होना चाहिए और उसको कैसे यूज करना है। क्वेश्चन पढ़ते समय कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है। क्वेश्चन को पहले आराम से पूरा एक बार देख लो, फिर उसके बाद एक एक फुल स्टॉप करके उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करो, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो और वहां पे आप पूरा ध्यान क्वेश्चन के उस कॉन्सेप्ट पे लगाओ जिस पे वो बेस्ड है। जैसे मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको ये बताया जिससे पहला आंसर इजीली निकल गया विदाउट यूजिंग ए पेन, एक सिंगल लाइन खींचे बिना। सेकेंड आंसर के लिए पहले ही आंसर ने आपकी हेल्प की है और मोमेंटम कंजर्वेशन की। जो बच्चे बहुत मोस्टली इस न्यूमेरिकल में गलती किए होंगे क्योंकि ये सोच रहे होंगे जो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल स्पीड तो चेंज नहीं होती है, तो उन्होंने वही ले ली होगी 5। वही मिस्टेक है क्योंकि यहां पर पार्टिकल का मास हाफ हो गया है। तो वहां पर प्रियर प्रेशर में आप ये कॉन्सेप्चुअली अगर स्ट्रांग रहेंगे ना तो आपको बहुत कम दिक्कत आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं स्टेम फॉर क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। अब इस क्वेश्चन को लिया गया है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। अब इस सर्किट को गिवन किया गया है, 3 डिफरेंट स्विच लगाए गए हैं, 2 बैटरी है, 2 रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू दी हुई है 1 ओम एंड 2 ओम और एक कैपेसिटर लगाया गया है 1 म्यू फैराड का। अब मुझसे क्या बोला गया है कि सबसे पहले स्विच S को मैं P से कनेक्ट कर दूंगा फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगेन आई एम सेइंग क्वेश्चन को रीड करना एक बहुत अच्छा आर्ट है जो हर स्टूडेंट को आना चाहिए, क्योंकि उसी में सबसे बड़ी हिंट छुपी रहती है। जब भी किसी स्विच को जिसमें कैपेसिटर कनेक्टेड हो, अगर उसको आप लॉन्ग टाइम तक कनेक्ट रखते हो तो उसको साइंस में हम बोलते हैं टाइम इज इनफाइनाइट। व्हेन टाइम इज इनफाइनाइट होता है तो जो कैपेसिटर वाली आर्म है वो कंप्लीटली चार्ज होने के कारण कैपेसिटर ओपन सर्किट बन जाता है। तो जब आपने P को S से कनेक्ट किया, S को P से कनेक्ट किया, तो एक्चुअली में ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका था क्योंकि आपने बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उसको कनेक्ट रखा। तो जैसे ही वो चार्ज हो गया था तो ये ओपन सर्किट हो गया, यहां से इसका कनेक्शन खत्म हो गया भैया।
सिंपली ये याद रखिए, यहां पे अगर कैपेसिटर की जगह इंडक्टर होता तो वो सर्किट को लॉन्ग टाइम के लिए t इक्वल टू इनफाइनाइट, लॉन्ग टाइम विच इज अ ग्रेट हिंट, अगर इसकी जगह इंडक्टर कॉइल होती तो वो ओपन सर्किट नहीं बनाती, वो एक वायर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो अब ये ओपन सर्किट हो गया तो करंट इस आर्म में जाने नहीं वाली है। अब हमारे पास दो बैटरी हैं जिनका टर्मिनल इस तरह से कनेक्टेड है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में करंट दे रही हैं, दैट मीन दे आर इन सीरीज। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने टाइम इक्वल टू इनफाइनाइट पे यूज किया, जिसमें कैपेसिटर वाली आर्म डीसी से कनेक्टेड है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ओपन आर्म हो जाएगी, मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों बैटरियां सीरीज में लगी हुई हैं तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है जी। अब यहां से ये बैटरी भी हट जाएगी क्योंकि ये बड़ी बैटरी है, ये करंट देगी, तो एक तरह से देखा जाए तो ये आर्म में ये बैटरी भी गायब हो जाएगी। ठीक है जी। और यहां पे इन पॉइंट्स के मैं नाम दे देता हूं A, B और C। ठीक है। अब क्या हुआ, मैं बैटरी को कनेक्ट रखता हूं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में ये काम आएगी, लेकिन अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाती है क्योंकि ओवरऑल एक बैटरी आ गई मेरे पास 1 वोल्ट की टोटल रेजिस्टेंस। अब मैंने देखा VA पे करंट जो जा रहा है यहां से निकलते हुए वो टोटल करंट कितना होगा, यहां पे अपन साइन लगा देते हैं, अपन पहला पार्ट कर रहे हैं, P और S को अपन ज्वाइन करना भूल गए थे। तो यहां तक बातें समझ में आ गई आपके। टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी होने के कारण ये ओपन आर्म हो गया और ये दोनों सीरीज में होने के कारण 2 - 1 वोल्ट आ गई। अब टोटल करंट निकाल लेते हैं। 1 ओम और 2 ओम दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 + 2 3 ओम। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट कितनी आएगी सर्किट में, V/R 1 वोल्ट अपॉन 3 और इसकी यूनिट क्या आएगी, एम्पियर। अब बस हमें ABC पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो अक्रॉस AB कितना होगा, ऑफ कोर्स VA का ज्यादा है तो VA - VB कितना होगा, I × R, ओम्स लॉ बोलता है तो I × R यानी 2 विच इज इक्वल टू 2/3 वोल्ट्स। लेकिन मुझे VA का पोटेंशियल ऑलरेडी पता है, VA का पोटेंशियल 2 वोल्ट्स है, VA का पोटेंशियल 2 वोल्ट्स है क्योंकि वो डायरेक्टली 2 वोल्ट वाली बैटरी से कनेक्टेड है। अब आप कंफ्यूज होंगे, सर आपने रिजल्टेंट तो 1 वोल्ट बताया। यस, रिजल्टेंट जो पूरे सर्किट का है वो 1 वोल्ट है क्योंकि हमने दोनों बैटरी से सीरीज में होने के कारण उनको एक बैटरी समझा है और 1 वोल्ट लिया है, लेकिन उससे VA का चेंज नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्टली पहला पॉइंट है जो बैटरी से कनेक्टेड है। अब मुझे 2 वोल्ट इसकी वैल्यू पता है, -VB आ गया इक्वल टू 2/3। तो यहां से VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 2/3 कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 - 2 4/3। 4/3 वोल्ट आ गया मेरा VB के अक्रॉस। अब हम यहां पे नीचे वाले का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, यहां पर भी 0 मान लेते हैं। तो जो कैपेसिटर वाली आर्म है उसका पोटेंशियल मुझे पता पड़ गया, उसमें जो पोटेंशियल जनरेट हुआ व्हेन चार्ज वो कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है वो है 4/3 वोल्ट्स। तो अब मुझे कुछ नहीं बचा, अब मुझे Q1 निकालने से कोई नहीं रोक सकता। C × V वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, कैपेसिटर 1 दिया है, पोटेंशियल मेरा 4/3 आ गया, तो चार्ज कितना आ गया 4/3 म्यू कूलम। ये मेरा पहला काम खत्म कर दिया। तो मैं फटाफट अपना आंसर लिख देता हूं 4/3 म्यू कूलम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तभी भी कोई डाउट रह जाता है ना, तो जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको नोट भी करके रखो। न्यूमेरिकल जब भी आप देखते हो इज ए बिगेस्ट थिंग, क्योंकि अल्टीमेटली सारे कॉन्सेप्ट के बाद सारे 2 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स जितने भी साल की प्रिपरेशन आप करते हो, अल्टीमेटली उसके बाद एग्जाम में बैठ के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही है। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस आपको न्यूमेरिकल की ज्यादा करनी है। ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कभी भी डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखिए, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहे हैं उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जिससे 1 या 2 या 3 या 4 न्यूमेरिकल अगर आप देख लें तो उसके बाद न्यूमेरिकल आपको आना शुरू हो जाएं।
उसके जैसे सिमिलर न्यूमेरिकल या उसी कॉन्सेप्ट के बेस आगे न्यूमेरिकल आपको आने लगे। तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से याद रखिए। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि स्विच को अब यहां से हटा दिया, P से हटा दिया और अब उसको ले गए हम कहां, Q पर। अब हमने स्विच को Q से कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही आपने Q से कनेक्ट किया तो सभी लोग देख रहे हैं ये वाली बैटरी आउट ऑफ द पिक्चर हो गई है ना। तो ये वाली बैटरी आउट ऑफ द पिक्चर हो गई। अब सिर्फ एक ही बैटरी रह गई 2 वोल्ट की। तो 2 वोल्ट की बैटरी ऐसे करंट लाएगी, ऐसे फ्लो हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये भी लॉन्ग टाइम के लिए, टाइम इनफाइनाइट है, तो इसमें भी कैपेसिटर वाली आर्म ओपन सर्किट बना देगी। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगेन VA और VB कैलकुलेट करना है। उसके लिए अब टोटल करंट पहले कैलकुलेट करेंगे कितनी हो जाएगी। टोटल करंट क्या हो जाएगी एज पर द ओम्स लॉ, V जो अब 2 वोल्ट से, फर्स्ट वाले पार्ट में 1 वोल्ट हो गया था लेकिन अब तो 2 वोल्ट हो गया है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अभी भी सीरीज में है 2 + 1 3, तो ये आ गया मेरा 2/3 एम्पियर। तो अब मैं VA भी कैलकुलेट करूंगा, यानी VA माइनस VB, तो अब कितना आएगा, I यानी 2/3 इंटू रेजिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू 4/3 वोल्ट्स। VA की वैल्यू मुझे अभी भी 2 है, माइनस VB मुझे कैलकुलेट करना है, इक्वल टू 4/3 वोल्ट्स। तो VB कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे 4/3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 वोल्ट्स। अब मुझे VB पता है, मतलब कैपेसिटर आर्म में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है ये मुझे पता पड़ गया है, 2/3 वोल्ट। अब मुझे Q2 कैलकुलेट करने से कोई नहीं रोक सकता, C यानी 1 इंटू V यानी 2/3, तो 2/3 म्यू कूलम आ गई Q2 की वैल्यू। मेरा दूसरा काम भी इजिली सॉल्व हो गया, ये आ गया 2/3 म्यू कूलम। आपने इस क्वेश्चन में देखा, मैंने जब सॉल्व किया है तो उसके क्वेश्चन की एक एक लाइन का मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया है, डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, और उस मीनिंग से ही मुझे रास्ता मिला कि उनके मीनिंग फिजिक्स में क्या होते हैं। जैसे लॉन्ग टाइम तक स्विच कनेक्ट करना, लॉन्ग टाइम उसने आपको जोर दे के बोला है कि लॉन्ग टाइम, तो आपको तुरंत समझना पड़ेगा टाइम इनफाइनाइट है। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा ओपन सर्किट बना देगा, क्योंकि ये तो डीसी है। तो ऐसे ही चीजों को अगर आप क्वेश्चंस के छोटे छोटे पॉइंट्स को देखेंगे, आपको क्वेश्चन करना बहुत इजी लग जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 पर, जी एडवांस 2021 के। तो इस क्वेश्चन को लिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं -q एंड +q/√3 आर प्लेस्ड इन द XY प्लेन एट द ओरिजिन एट पॉइंट 20। तो एक चार्ज तो यहां रखा गया है Q पर, और एक चार्ज रखा गया है आपका जिसके कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं 2/0। इसमें डिस्टेंसेस मेंशन करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से Q और +q/√3 रखने से एक रिजल्ट मिला है कि एक इक्विपोटेंशियल सर्कल बन गया है। जो सर्कल मैंने बनाया गया है ना, ये सर्कल इक्विपोटेंशियल सर्कल बन गया है बिकॉज ऑफ दीज 2 चार्जेस। ये क्वेश्चन में गिवन है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम सब लोग जानते हैं कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है जी, तो ये एक सर्कल बन गया है जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जिसकी रेडियस दी हुई है r है। तो रेडियस मेंशन कर देते हैं, कहां से कहां तक है रेडियस। ये सेंटर B0 दिया हुआ है, ये रही आपकी रेडियस, ये रही r। ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट दिया है पोटेंशियल V = 0 इन द XY प्लेन। क्वेश्चन को मैं हमेशा बोलता हूं, पढ़ने का एक मेथड होता है, बहुत आराम से पढ़ें और फुल स्टॉप तक पूरा रीड करें उसको। और फुल स्टॉप्स के बाद जो उसके मीनिंग निकल रहे हैं या डेटा निकल रहा है वो आप रिकॉर्ड कर लें या आप लिख के आगे बढ़ें, क्योंकि यही सबसे बड़ी हिंट होती है। तो इसमें जो हिंट है वो सबसे बड़ी यही है कि XY प्लेन में किसी भी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल 0 आपको मिलेगा। इसी पॉइंट का हम यूज करेंगे टू सॉल्व एंड टू फाइंड R एंड B। सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे कोई भी एक या दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, एक पॉइंट तो नहीं होगा, दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अब दो पॉइंट मैं सर्कल पे कहीं पर भी ले सकता हूं, ठीक है, कहीं पर भी ले सकता हूं क्योंकि पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन मुझे ऐसी जगह चूज करनी है जहां पर मिनिमम पैरामीटर इंक्लूड हो और मिनिमम कैलकुलेशन हो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ये वाला पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट मैंने दे दिए x, 0, इसका नाम दे दिया a, एक डायमेट्रिकली उसके बिल्कुल अपोजिट b ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए m, 0। ये दो पॉइंट मैंने ले लिए। अब इन दो पॉइंट को मैं पहले मेंशन कर देता हूं डिस्टेंस में। ये डिस्टेंस हो गया x, ये डिस्टेंस हो गया आपका m, ठीक है जी, ये डिस्टेंस आपका b है। ये मैंने सारे डिस्टेंसेस फिगर में शो कर दिए हैं क्योंकि इनका बहुत अच्छा मीनिंग है, इसी से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एज पर द क्वेश्चन XY प्लेन में कोई भी पोटेंशियल होगा वो होगा 0, यानी VA और VB दोनों इक्वल होंगे और दोनों क्या होंगे, 0। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम सबको पता है, तो पहले लेट कैलकुलेट VA। तो मैं अगर VA कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, पहला -Q की वजह से आएगा, कितना आएगा, -KQ। पोटेंशियल में हमेशा हम चार्ज का साइन रखते हैं अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। Q का डिस्टेंस A पॉइंट से कितना है, x। अब आएगा +Q/√3 की जगह, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, Q/√3 इंटू K अपॉन द डिस्टेंस। अब Q का डिस्टेंस कितना है x से, देखो यहां से यहां तक 2 है, ये रेड साइन का 2 है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट दिए हुए 2, 0। तो यहां से यहां तक अगर 2 है और यहां से यहां तक x है, तो 2 में से अगर मैं x माइनस कर दूंगा तो मेरा ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा 2 - x। तो यहां पर क्या आ गया, 2 - x, लेकिन ये पोटेंशियल तो 0 के इक्वल है। तो अब बस मेरा मैथमेटिक्स बचता है। अब मैं इसको उस साइड ले जाऊंगा, KQ दिख रहे हैं, मैं उनको कैंसिल आउट कर दूंगा, तो यहां क्या बचेगा, 1/√3 इंटू 2 - x इक्वल टू में सिर्फ 1/x बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू में जो मिल जाएगा 2√3 - x√3। अब x√3 को जब मैं इस तरफ लाऊंगा तो x कॉमन ले लूंगा तो 1 + √3 बचेगा, ये इक्वल टू 2√3। तो मेरी पहली वैल्यू x की आ गई 2√3 अपॉन 1 + √3। तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूं क्योंकि मेरा पहला कैलकुलेशन हो गया है, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने नाम दे दिया। अब आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने ये x और m जो कैलकुलेट कर रहे हो उससे हमारा क्या फायदा, हमें तो r और b कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको फिर दिखाता हूं कि मैंने डिस्टेंसेस जो आपको यहां पर मार्क किए हैं उसको देखोगे तो आपको r की वैल्यू क्या मिलने वाली है। देखो r की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, r क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ओहो हो, r यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, यहां तक का। अब इसका इससे क्या रिलेशन है, यहां से यहां तक तो b है, ये पूरा तो b है। अब b में से मैं x को सब्ट्रैक्ट कर दूं, b में से अगर मैं x को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये देखो। अच्छा, b के हिसाब से ना देखते हुए m के हिसाब से देखो, ये पूरा m है, m में से मैं x को सब्ट्रैक्ट कर दूं ये वाले पार्ट को, तो मुझे कितना मिलेगा, डायमीटर मिल जाएगा विच इज ट्वाइस द रेडियस। तो मुझे क्या मिल गया, m - x करूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो मुझे रेडियस मिल गई, इसलिए मैं x और m कैलकुलेट कर रहा हूं। अब b का रिलेशन देखते हैं, यहां से यहां तक तो b है, यहां से यहां तक b है, b में से x माइनस कर दूंगा तो रेडियस मिल जाएगा। ये देखो यहां से यहां तक b है, b में से x माइनस किया, रेडियस मिल गया। तो रेडियस की जगह मैं क्या रख सकता हूं, m - x/2 इक्वल टू b - x। तो मुझे b की वैल्यू डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, यहां पर x इधर आएगा प्लस में एलसीएम लेके करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, m - x/2। ठीक है जी, m + x/2 सॉरी।
इसीलिए मैं m और x पे ज्यादा प्रेशराइज कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप यहां कैलकुलेशन देखेंगे तो r और b इन टर्म्स ऑफ m एंड x आएंगे। x मेरा निकाल चुका हूं, अब मैं m कैसे निकालूं? तो m के लिए मैं अभी v भी रह गया है जो हमने लिया हुआ है, तो अब हम v भी कैलकुलेट करते हैं। v भी क्या आएगा? सबसे पहले माइनस q की जगह यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? m है ना जी, तो माइनस k इंटू क्यू अपॉन m। फिर आएगा ड्यू पोटेंशियल ड्यू टू q बाय √3, मैं उसको लिख लूंगा अपॉन डिस्टेंस। अब q बाय √3 का यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? तो यहां से यहां तक m है, और q बाय √3 जो दिया हुआ है ये डिस्टेंस को माइनस कर दो, ये डिस्टेंस कितना है? 2, तो m में से 2 माइनस हो गया, तो m माइनस 2। आई होप आपको डिस्टेंसेस समझ में आ रहे होंगे, नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैंने फिगर में अच्छे से स्पेसिफिकली शो किया हुआ है। यहां पर इस क्वेश्चन में पूरा खेल इसी चीज का है कि पहले आप कोई 2 पॉइंट चूज करें। ये सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट एग्जाम हॉल में और क्या क्या गलती इसमें कर सकते हैं सही सोच के बावजूद भी। अब इसको भी 0 कर देंगे, तो इसको 0 कर देंगे, के क्यू कैंसिल हो गया, तो ये मिलेगा 1/m इक्वल टू 1/√3 इंटू m माइनस 2। तो अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m इक्वल टू क्या मिल जाएगा? m√3 माइनस 2√3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो मिल जाएगा 2√3 इक्वल टू m कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 आ जाएगा ये। तो मेरी m की वैल्यू क्या आ गई? 2√3 अपॉन √3 माइनस 1। ये मेरा m और x दोनों निकल आया, जिस पे मेरे दोनों पैरामीटर बेस्ड हैं जो मेरे को निकालने हैं। अब मुझे r निकालना है, तो मैं m और x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सिंपली, तो मेरा r आ जाएगा, और उसके बाद में m और x की वैल्यू को प्लस कर दूंगा तो मेरा b आ जाएगा। दोनों आंसर इसमें आ जाएंगे, तो फटाफट कर लेते हैं। तो r निकाल लेते हैं सबसे पहले। r इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन दी हुई है m माइनस एक्स अपॉन 2, m माइनस एक्स कर लेते हैं, तो m है 2√3, दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेता हूं 1/√3 माइनस 1 माइनस एक्स का 1/1 प्लस √3 बचा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम √3 माइनस 1 यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 3 माइनस 1 बचेगा विच इज इक्वल टू 2। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा? √3 प्लस 1 माइनस √3 आ जाएगा, तो √3 कैंसिल हो जाएगी, प्लस 1 तो 2 आ जाएगा। तो r का आंसर आ गया 2√3। तो मेरा r का आंसर क्या आ गया? 2√3। सिमिलर वे से मैं m और x को प्लस कर लूंगा तो मेरा b का आंसर भी आ जाएगा। अब मैं जो आपसे बोल रहा था, इस क्वेश्चन में अगर आप 2 पॉइंट की सोचते भी हैं तो कई स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो आंसर डाइविएट हो सकता है और वो रॉन्ग ले सकते हैं। कई बार स्टूडेंट सोचता है कि यार ये वाला पॉइंट की जगह, कई बार उसके माइंड में आता है कि एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इससे भी डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज का निकल जाएगा और चार्ज क्यू से भी। लेकिन हाइपोटेन्यूज जब आप निकालोगे तो काफी क्रिटिकल डायमेंशंस आएंगे, जिससे कैलकुलेशन आपका टिपिकल हो जाएगा। इसलिए मैंने दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे लिया, जिससे कि मेरा मिनिमम कैलकुलेशन हो, मिनिमम पैरामीटर आए। अगर मैक्सिमम पैरामीटर होंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। इसीलिए रास्ता वो अपनाइए जहां पर आपको कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े और आपका आंसर भी एज इट इज आ जाए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर।